बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। अधिकतर गांव के लोग खेती ही किया करते थे। कम आबादी होने की वजह से ही गांव में चहल पहल हुआ करती थी। लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। लोग एक बार देखते तो देखते ही रह जाते। इसी वजह से गांव और प्यारा और सुंदर दिखता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। कोई लकड़ी काट कर तो कोई खेती करके। जैसा गांव बाहर से सुंदर दिखता वैसा ही अंदर से भी। एक बार एक बड़े शहर के व्यापारी की नजर उस गांव पर पड़ी, जो वहां घूमने गया हुआ था। क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ और आपका बंसीपुर गांव तो कमाल का है। यहाँ आते ही मेरे आंखों ने इतने प्यारे नज़ारे देखे कि मेरा यहीं बस जाने का मन कर रहा है। हाँ, इस गांव और उस जंगल और यहाँ के नज़ारे की बात ही कुछ और है। और अब तो कई लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। सब यहाँ का नज़ारा और यहाँ के भोजन का खूब आनंद लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी यहाँ पर एक व्यापार करने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी, ये बात तो है। और आप भी यहाँ ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ जमीनें ही तो खरीदनी है। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही शहरी व्यापारी यानी विजय ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही वन विभाग के कार्यालय घूमते घूमते जा पहुंचा। विजय को देखते ही वन विभाग के कर्मचारी समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जी कहिए, क्या बात हो गई? जी, मैं यहाँ पर एक बड़ा सौदा करने आया हूँ। पूरे 100 एकड़ और उसमें एक बड़ा सा रिसोर्ट बनाकर वहाँ लोगों को एक बेहतरीन सुविधा देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की सुंदरता और मधुरता, एक तरफ मेरा छोटा सा रिसोर्ट। और तो और ये आपके फायदे की बात है। आपको देखते ही समझ गया था कि आज का दिन हमारा अच्छा जाने वाला है। हमें ये सौदा मंजूर है। जल्द से जल्द आप कागजात और पैसे तैयार कीजिए। वन के 100 एकड़ ही तो हैं। बहुत बड़ा जंगल है और इससे हमें और सरकार दोनों को फायदा है। विजय ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है और बंसीपुर जंगल के थोड़े से हिस्से में अपना रिजॉर्ट बनाता है, जहां से सारा नजारा दिखे। रिजॉर्ट के होने से लोग दूर दूर से वहां अपने परिवार के साथ आकर वहां का माहौल खूब एंजॉय करते हैं। लोग अपने पूरे परिवार के साथ वहां घूमने आया करते थे। कपल्स हनीमून के लिए आया करते थे। गांव की चहल पहल से विजय का व्यापार ज्यादा और अच्छा चलने लगा था। गांव के चहल पहल में लोग अपने मन की शांति ढूंढते और इसी के चलते विजय का मुनाफा और ज्यादा होता। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफा के लालच में विजय ने और जंगल के जमीन खरीद लिए और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लॉज, दुकानें खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। अच्छा लग रहा है। भगवान करे कि सब ऐसे ही कुशल मंगल चलता रहे। लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और व्यवसाय अच्छा नहीं हो पा रहा। पता लगाना पड़ेगा कि क्या बात है। घनशू! यस सर, मैंने कॉफी और चाय लगा दी है। आपको और कुछ चाहिए? आजकल हमारे यहाँ इतने कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा आज रिसोर्ट में मैं और सिर्फ तुम ही हो। लाइट बिल तक नहीं भर पाएंगे हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सर, एक्चुअली अब लोगों के पास देखने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। लोग आकर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसे बिल्डिंग्स, बीमारियाँ, स्मोक और पोल्यूशन सब हो गया है, तो किसी को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा है। इस चीज की हमें अच्छे से जानकारी निकालनी होगी कि हमारे व्यापार में गिरावट क्यों है। विजय घनसू को अपने साथ लेकर बंसीपुर गांव की तरफ चला जाता है।
वही बंसीपुर गांव जहां जानवरों की चहल पहल होती थी। वो गांव कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से इतना खूबसूरत दिखता था, और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। कैसे हैं मालिक आप? आप तो पूरे बदल गए, लेकिन ठाट बाट तो पहले जैसे ही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, भोला। लेकिन ये गांव के सारे घर और व्यक्ति कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बताऊं मालिक मैं, वो कहते हैं सड़क अब आई है हमारे गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। अब यहाँ आकर कोई क्या करे? यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारी का न्योता देना है। हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया। सर, इसी वजह से तो लोग पहले जंगल जाकर वहाँ सफारी करके जानवरों को देखा करते थे। इसी में हमारे ही कई प्रोजेक्ट में हमने उन जानवरों को जू में भेज दिया। यहाँ तो अब जंगल बचा ही नहीं, सब सीमेंट का जंगल बन चुका है। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो प्रकृति बचेगी ही नहीं, और इसी वजह से हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा। हमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ी गलती की है। इस चीज को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। तब विजय अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहता है, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे अब एकदम ध्यान से सुनना। अब से हम हमेशा अपने साथ बीज यानी सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई एक पेड़ कटेगा तो हम उसकी जगह 20 पेड़ लगाएंगे या उससे ज्यादा ही। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और इससे हमारी प्रकृति और भी अच्छी हो जाएगी। अब से हम हर रोज पौधे लगाएंगे। सारे ही लोग हर जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर के जंगल और गांव को पहले की तरह बनाने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया, और सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े पेड़ बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। मालिक, मैंने आपसे कहा था हम अगर प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति हमारी भी देखभाल करेगी। मैं हर चीज बस व्यापार समझता था। मुझे आज समझ में आ रहा है कि व्यापार और प्रकृति दोनों को बचाया जा सकता है। मैं कितना गलत था। अब जब भी कहीं एक पेड़ कटता है तो मैं 100 लगाने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैंने ये सीखा है। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर जगह सबका भला हो, बीमारियां कम हो, लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे, सब अच्छा होगा। इसी तरह विजय ने व्यापार का और प्रकृति का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में बदल गया था। लोग अपना समय वहाँ की ताजा हवा में बिताने आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से बंसीपुर में आकर वहाँ के चहल पहल का आनंद लेने लगे। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसूजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो उस गांव के बारे में जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए लोग यहाँ आने के लिए बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वाह, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ तो मैंने सपनों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया, पर अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे। हे भगवान, कहीं आसपास अच्छा खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा दिखाई देता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखता हूँ।
कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप एक बार हमें सेवा करने का अवसर तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, मैंने इस गांव में एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बधाई हो भाई साहब। तुम्हारे इस ढाबे की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ढाबा है। इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांसुरी नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि ढाबा टूट जाने से अब सभी लोग उसके रेस्टोरेंट में ही खाना खाने आएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे, मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये सब कैसे हो गया? दूसरी तरफ श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का वेश बनाकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और पैरों में चप्पल भी नहीं है। अरे भिखारी बुड्ढे, यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहां शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तो एक भूखा साधु हूँ, प्यार से बासी खाना भी खिलाओगे तो वो भी खा लूंगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए, खाना बनाने का सामान भी नीचे जमीन पर बिखरा हुआ है। फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बेटा, अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस फकीर का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा।
शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है, जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे फकीर को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है। ईश्वर तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा, देखिए ना मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही समय में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यही हैं और हमेशा यही रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा यही रहेंगे तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा यहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वे शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़कर देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई है। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे में जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन के कारण पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्राहक न आने की वजह से रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर दया आ जाती है और वह रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे में काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगाकर काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में फेमस हो जाता है। दमादमपुर गांव में केतन अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। केतन अपने बेटे प्रणीत के साथ समोसे की दुकान चलाया करता था। केतन की समोसे की दुकान के सामने उसके बचपन के दोस्त मुन्ना की कुल्हड़ चाय की दुकान थी। केतन मुन्ना से हमेशा मिलने जाया करता था। क्या हाल है मुन्ना? आज तुमने अपने कुल्हड़ चाय की दुकान देरी से खोली, इसी वजह से मुझे रेखा की हाथ की गंदी चाय पीनी पड़ी। माफ करना केतन भाई साहब, पर मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से मैंने आज दुकान थोड़ी देर से खोली। अरे तो डॉक्टर को दिखाकर दवा ले लो और आज आराम करो, शरीर ही जीवन है। जी मैंने दवा ले ली, और आपकी दुकान पर आज ग्राहक ही नजर नहीं आ रही। कैसे आएगी? आज प्रणीत अपने दोस्त की शादी में गया है। दुकान पर समोसे वही बनाता है। जब प्रणीत आ जाएगा तब दुकान पर समोसे बनाकर वही बेचेगा। इतने में वहाँ पर प्रणीत आ जाता है। मुन्ना काका, एक चाय दे दीजिए, जल्दी दीजिए, क्योंकि दुकान पर मिठाई बनाने जाना है। एक काम करो, तुम जाकर समोसे बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी दुकान पर ही चाय भिजवा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बेटा, मैं लेकर आता हूँ। प्रणीत के जाने के बाद मुन्ना उनसे कहता है, आपका बेटा बहुत मेहनती है, दिन भर दुकान चलाता है, खूब मेहनत करता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो चाय दो, मैं लेकर जाऊँ। तुमसे शाम को मिलूंगा, तब गप्पे लगाएंगे। प्रणीत अपने समोसे की दुकान पर दिन रात मेहनत किया करता था। दिन रात समोसे बनाकर उन्हें बेचने का काम किया करता था।
लेकिन इस बात से प्रनीत का दोस्त मंगलू बहुत जलता था। प्रनीत के समोसे की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी और मंगलू की मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती थी। बेटा मंगलू, कहाँ हो? ये देखो, प्रनीत ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। जी मैं अभी आया। इसकी क्या जरूरत थी? मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। मंगलू सीधा प्रनीत के दुकान पर जाता है। लगता है ग्राहकी बड़ी अच्छी चल रही है। फ्री में समोसे बांट रहे हो? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने समोसे आज ज्यादा बनाए थे तो सोचा तुम्हें दे दूं। मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझ के करते हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारी समोसे की दुकान मेरी मिठाई की दुकान से ज्यादा चलती है, इसीलिए। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। चुप रहो और अपना काम करो। मंगलू प्रनीत की दुकान में उससे झगड़ा करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाकर एक बगीचे में बैठ जाता है। ये प्रणीत का बच्चा अपने बारे में सोचता क्या है? माना कि समोसे अच्छे बनाता है, लेकिन मेरी मिठाई भी किसी से कम थोड़ी ना है। इसका कुछ करना पड़ेगा। मंगलू मन ही मन बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गोलू आ गया, जो कि उस गांव का चोर था और जेल से कुछ ही दिन पहले छूटकर वापस आया था। अरे गोलू भाई, तुम जेल से कब छूटे और यहाँ इस बगीचे में क्या कर रहे हो? हाँ, अभी पिछले हफ्ते ही आया हूँ। अब से चोरी करना मैं बंद कर दूंगा और एक आम जिंदगी जीऊंगा। आम जिंदगी में बहुत चोचले हैं गोलू भाई। बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मंगलू गोलू को अपनी सारी समस्या बताता है। तब गोलू उससे कहता है, अबे इतनी सी बात, जाकर उसके समोसे में जमाल गोटा यानी पेट खराब करने की दवाई मिला देता हूँ। और क्या, पूरा गांव जब उसके समोसे खाकर खेत की तरफ भागेगा तब मजा आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो सुझाव दे दिया, बाकी सब अब तुम पर है। गोलू की बात सच है। मैं उसके समोसे में दवाई मिलाकर उसकी पूरी दुकान चौपट कर दूंगा। मंगलू अपने घर में पूरी रात वही सोचता है और गोलू को कुछ रुपए देकर प्रनीत के समोसे की दुकान में दवाई मिलाने के लिए कहता है। आज के दारू का इंतजाम तो हो गया। उसके समोसे में दवाई डाल दूंगा और शाम को मस्त टिका कर सो जाऊंगा। ये होती है जिंदगी, ऐसी जिंदगी, मजा आएगा। गोलू प्रनीत के समोसे की दुकान पर जाकर दवाई डाल देता है। उस दिन समोसे बहुत बिकते हैं। लोग दूर दूर से आकर दवाई मिला हुआ समोसा लेकर जाते हैं। देखा माँ, आज हमारे समोसे खूब बिके। भगवान करे ऐसा ही व्यापार हमारा चलता रहे। दोनों बात कर ही रहे थे कि कुछ लोग अपना पेट दबाकर उनके यहाँ पर आ गए। ये तुमने समोसे में क्या मिला दिया? मेरे घर का पूरा पानी खत्म हो गया। खेत के घास से काम चलाना पड़ रहा है अब। तुम्हारे समोसे बहुत बेकार हैं। मेरा पूरा परिवार बाथरूम के चक्कर लगा लगा कर थक गया है। क्या मिलाया था तुमने अपने समोसों में? मैं तो पहले से ही पतला हूँ, पूरा दिन जुलाब के चलते और पतला हो गया हूँ। दवाई वाले समोसे खाकर पूरे गांव को जुलाब हो गया था और यही सब वजह से प्रनीत के समोसे की दुकान चलनी बंद हो गई। आज के बाद तुम्हारी दुकान कोई नहीं आएगा, सब मिठाई खाएंगे, समोसा कोई नहीं खाएगा। प्रनीत की दुकान न चलने की वजह से मंगलू की मिठाई की दुकान खूब चलने लगी। इस बात से प्रनीत परेशान होकर मुन्ना की चाय की दुकान पर गया। क्या बताऊं मुन्ना काका, इतना अच्छा सब चल रहा था, आज देखो परेशान हो गया हूँ। बेटा, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सादा जीवन उच्च विचार। मुन्ना काका के मुंह से सादा जीवन उच्च विचार सुनकर प्रनीत वहाँ पर अपने पिताजी को बुलाता है। पिताजी, यहाँ आइए। मेरे पास हमारी दुकान बचाने के लिए एक तरकीब है। क्या तरकीब है? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्यों ना हम अब खिचड़ी का व्यापार करें? इससे लोगों का जो पेट खराब है वो भी ठीक हो जाएगा, उन्हें हल्का खाना खाने को मिलेगा और हमारा व्यापार जो बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा। वाह बेटा वाह, तुमने क्या तरकीब निकाली है।
हम ऐसा ही करेंगे। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? हम कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। अरे मुन्ना भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? आप जरूर हमारे साथ हमारी कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर आ सकते हैं। केतन, मुन्ना और प्रनीत उसी दिन अपनी कुल्हड़ की खिचड़ी की दुकान खोलते हैं और केतन खिचड़ी बनाकर प्रनीत को देता है। प्रनीत उन्हें कुल्हड़ में डालकर लोगों को बेचने लगता है। आओ आओ, कुल्हड़ खिचड़ी खाओ। जिसका भी पेट खराब हुआ है यहाँ आओ और ये खा कर जाओ। पहले दिन मुफ्त इलाज। हाँ बेटा, तुमने पहले दिन मुफ्त करके बहुत अच्छा किया। अगर आज कोई ठीक हो गया तो कल से हमारी ग्राहकी भी बढ़ जाएगी। पहले दिन ही कुल्हड़ खिचड़ी बहुत बिकी। उनकी ग्राहकी बहुत अच्छी हुई। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि कुल्हड़ खिचड़ी खाने की वजह से उनका पेट साफ हो जाएगा, वो प्रनीत की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर जाने लगे। मुझे मेरे पूरे परिवार के लिए कुल्हड़ खिचड़ी देना और इस बार थोड़ा ज्यादा देना। देखते ही देखते प्रनीत, मुन्ना और केतन की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बहुत चलने लगी। दोनों बाप बेटे और मुन्ना कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान अच्छे से चलाने लगे। तुम्हारा ढेर सारा शुक्रिया जो तुमने मुझे भी कुल्हड़ खिचड़ी का हिस्सा बनाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब हमारे ऊपर संकट था तब आप हमारे साथ खड़े थे। ये सब देखकर गोलू और मंगलू अपना सिर पीटने लगे। गोलू को चोरी के इल्जाम में पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और मंगलू अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान फिर से चलाने लगा, जो कि बिल्कुल नहीं चलती थी। दुर्गापुर नाम के एक गांव में तपन नाम का एक लड़का रहता था। वो देखने में हिष्ट पुष्ट था, मगर उसे हर समय कुछ न कुछ खाने की आदत थी। उसके पिताजी की गांव में परचून की दुकान थी और माँ दिन भर घर का काम किया करती थी। तपन महा आलसी लड़का था। वो बस दिन भर टीवी देखता रहता। तपन बेटा, आज तेरे स्कूल की छुट्टी है। तेरे दोस्त हर बार तुझे बुलाने आते हैं, मगर तू जाता ही नहीं। मगर माँ, मेरा मन नहीं करता और अगर मैं बिना मन के उनके साथ खेलने गया तो मेरा उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाएगा। मगर बेटा, उस बात को 2 साल होने को आ गए हैं। माँ, आप इन लड़कों को नहीं जानती। अगर ये ऐसे ही दिन भर घर में पड़ा पड़ा खाता रहेगा और टीवी देखता रहेगा तब तो ये बीमार पड़ जाएगा। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़के को? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ, कुछ लाती हूँ। माँ, अगर घर में अचार पराठा रखा हो तो वही दे दो। माँ रसोई में जाकर तपन के लिए एक थाली लगाती है, जिसमें वो सब्जी, पराठा और अचार रखकर तपन के लिए ले आती है। तपन, आज थोड़ी सब्जी भी खा ले बेटा। तू रोज रोज रोटी के साथ अचार खाकर बोर नहीं होता है क्या? ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है बेटा। माँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। जो अच्छा लगता है बस खाओ पियो और ऐश करो। मगर बेटा, ऐसी लाइफस्टाइल से तो तू बीमार हो जाएगा। माँ, मैंने टीवी में देखा है, जिंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए। अब आप मुझे ये अचार और पराठे का आनंद लेने दीजिए बस। तपन अपनी थाली में पराठे के साथ सिर्फ अचार खाता है। तपन अगली सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। माँ, मैं रेडी हो गया हूँ। मेरे टिफिन में आपने आज कौन सा अचार रखा है? आज मिक्स्ड अचार है बेटा। ओके माँ। तपन माँ को बाय करके वहाँ से चला जाता है। यूं तो तपन आलसी और लापरवाह लड़का है, मगर इसके उलट वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा बच्चा है। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ घर के अंदर वापस आती है। तभी पड़ोस की अनीता भाभी तपन की माँ के पास आती है। अरे हिना जीजी, क्या मौसम में कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं अनीता, मौसम तो एकदम साफ लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जीजी। दरअसल मेरे घर के अचार में कुछ अजीब तरह की फंगस लग गई है। ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, नहीं, मेरे यहाँ का अचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है। शायद किसी ने गीले हाथ से छू दिया होगा, इसीलिए बर्तन में हवा लग गई होगी। अरे नहीं जीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर साल भर भर के अचार बनाती हूँ। आपको तो पता है ना,
मगर पहली बार मेरे यहाँ अचार खराब हुआ है, और वो भी बहुत अजीब तरह से। मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है अनीता। मुझे लगता है कि तुम्हें जानकी काकी से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ जीजी, सही कहती हो आप। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। हाँ, इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। तभी तपन की माँ को एक फोन आता है। हेलो, कौन? हेलो आंटी, मैं लीना बोल रही हूँ। अरे हाँ बेटा, बोलो। मेरे पास तुम्हारी मम्मी आई थी, तुम्हारा नंबर नहीं था ना, इसीलिए पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं आंटी, एक्चुअली मम्मी शहर गई हुई हैं, इसीलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही थाली में अचार निकाला तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, और पता नहीं कितनी गंदी फंगस लगी हुई है इसमें। आप तो इतना अच्छा अचार बनाती है ना, मम्मी को भी आपने ही अचार बनाना सिखाया था, तो मैंने सोचा कि मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी आप। मुझे अचार बनाना सिखा दीजिए ना, वरना मम्मी मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। ये सुनते ही तपन की माँ को झटका लगा कि एक ही जैसी बात दो लोग कैसे कर रहे हैं। अब हाँ बेटा, तुम्हारा मन करे तो तुम आ जाना। माँ जैसे ही फोन रखती है, वो देखती है कि तपन स्कूल से जल्दी वापस आ गया। अरे, आज तो तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं था, फिर भी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं माँ, स्कूल वालों ने इमरजेंसी में छुट्टी दी है। अब क्या हुआ है ये सब तो मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि मुझे भूख लग रही है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, आप प्लीज मुझे आज अचार के साथ नमकीन चावल दे दीजिए। स्कूल में कैसी इमरजेंसी आ गई है बेटा? तपन की माँ तपन से ये पूछती है कि तभी उनकी नजर बाकी स्कूल के लौट रहे बच्चों पर पड़ती है। अरे हो क्या रहा है आखिर हमारे गांव में? इतना सोचते हुए माँ रसोई घर में जाकर फटाफट तपन के लिए नमकीन चावल बनाकर उसमें जैसे ही अचार रखने के लिए बर्तन खोलती है, उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है और जमीन पर अचार फैल जाता है। बर्तन के टूटने की आवाज सुनकर तपन रसोई घर में आता है। माँ, आप ठीक है ना? ये कैसे हुआ? अरे हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, मगर माँ, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ बेटा, सुबह तक तो सब कुछ सही था। मुझे लगता है हमारे गांव में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी तपन के पिताजी घर पर आते हैं और तपन और उसकी माँ को आवाज लगाते हैं। तपन, हीना, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। तपन और माँ पिताजी की बात सुनकर उनके पास आते हैं। क्या हुआ पिताजी? अरे वो सरकार की तरफ से इमरजेंसी लगा दी गई है, सब कुछ बंद करवाया जा रहा है। मगर हुआ क्या है जी? ये तो कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि हमारे गांव में शायद कोई वायरस फैल गया है, जो अभी सिर्फ खाने पीने की चीजों पर अटैक कर रहा है। हो सकता है वो इंसानों पर भी अटैक करे, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अरे घर में इतनी बदबू किस चीज की है? मुझे लगता है कि अभी इस वायरस ने हमारे घर के अचार पर अटैक किया है। सबके साथ हमारे घर का अचार भी सड़ गया है, उसी की बदबू है। अगर ऐसी बात है तो हमें अचार को घर से निकालकर कहीं दूर फेंकना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये वायरस और भी चीजों में फैल जाए। ठीक कह रहे हैं जी आप। तपन की माँ रसोई घर में जाती है और वो मुंह पर मास्क लगाती है और वो अचार को एक अलग बर्तन में भरकर पिताजी को देती है। पिताजी भी चेहरे पर मास्क लगाते हैं। तभी तपन भी अपने चेहरे पर मास्क लगाए पिताजी से कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब कुछ समझने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले जाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। इतना कहकर तपन और उसके पिताजी गांव से थोड़ी दूर पर एक खंडर के पास फेंकने के लिए चले जाते हैं। खंडर के पास जाकर तपन और उसके पिताजी को जो दिखता है, उससे उनके होश उड़ जाते हैं। पापा, यहाँ तो लगता है कि 2 मिनट भी और रुके तो जान चली जाएगी। कितनी बदबू है यहाँ। हाँ बेटा, मुझे लगता है गांव के सभी लोगों के घरों का अचार खराब हो गया है और सबने यही डाल दिया है। तपन और उसके पिताजी चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं। उन्हें हर जगह अचार का कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। वो भी अपने घर का अचार वहाँ डालकर वापस आ जाते हैं। पापा, मुझे अचार बहुत पसंद है। अगर ऐसा चलता रहा तो क्या मैं कभी अचार नहीं खा पाऊंगा?
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये बदलता जरूर है। थोड़े ही दिन में देखना इस वायरस का पता चल जाएगा और तब इसकी दवा भी बना दी जाएगी और तुम दोबारा से अचार खा पाओगे। पिताजी और तपन घर पहुंचते हैं। देखते ही देखते गांव में सन्नाटा छा जाता है। गांव की गलियां, सड़कें, दुकानें सबके सब शांत हो जाते हैं। लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। तपन और माँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पिताजी और माँ तो खाना खाना शुरू कर देते हैं, मगर तपन खाना खाना शुरू नहीं करता। क्या हुआ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, खाओ ना। देखो, मैंने भिंडी की सब्जी, चावल, दाल और रोटियां बनाई है। कितना स्वादिष्ट खाना है। अरे चक्कर तो देखो तपन। माँ, मुझे माफ करना। क्या हुआ बेटा? आप हमेशा कहती थी ना कि मुझे अचार के अलावा भी कुछ खाना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी बात कभी सुनी ही नहीं। आज देखिए ना, मेरी थाली में कितना कुछ है, मगर मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। काश मैं आपकी बात मान लेता और सब्जी खाना सीख जाता। बेटा, ये टेस्ट हमारी जुबान से पहले हमारे दिमाग में होता है। तुम टेस्ट को लेकर ज्यादा सोचो मत, बल्कि अपने हेल्थ के बारे में सोचो। तब देखो तुम्हें यही खाना कितना अच्छा लगने लगेगा। आप ठीक कहते हैं पापा। तपन बेमन से खाना खाना शुरू करता है। वो पूरी थाली फिनिश कर देता है। आज पहली बार उसने ऐसा किया। उसे यकीन नहीं होता कि वो बिना अचार के भी रोटी खा सकता है। तपन की सुबह सुबह आंख खुलती है और वो एक नोटबुक लेकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ पूजा की थाली लिए उसके कमरे में आती है। अरे बेटा, उठते ही पढ़ने बैठ गए? तेरा तो स्कूल भी बंद है ना? हाँ माँ, स्कूल तो बंद है, मगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बस उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आ जा। तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है मैंने। नाश्ता करते समय उसके पिताजी तपन से पूछते हैं, तपन, सब ठीक है ना बेटा? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। इसी तरह रोज सुबह होते ही तपन उठते ही नोटबुक में कुछ लिखना शुरू कर देता है और फिर दिन भर कभी माँ कभी पिताजी के साथ उनके कामों में हाथ भी बटाता है। माँ और पिताजी जानते थे कि तपन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मगर इसके बावजूद भी कभी तपन को इतने डेडिकेशन के साथ कुछ लिखते पढ़ते नहीं देखा था उन्होंने। हिना, तपन को क्या हुआ है? आजकल जब देखो एक नोटबुक में कुछ लिखता रहता है, किसी को दिखाता भी नहीं है और बताता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस की है जी। मुझे भी तपन का ये सब करना समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। बस मुझे इसी बात की चिंता लगी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पिताजी उसी रात को जब तपन सो रहा होता है, तब उसके कमरे में जाकर उसकी नोटबुक चेक करते हैं। अगली सुबह तपन बहुत खुश नजर आ रहा है। आज वो उठते ही नोटबुक पर कुछ नहीं लिखता, बल्कि एक बकेट में पानी भरकर किचन से कुछ सामान लेता है और उन्हें मिक्सर में चलाता है और उसका पाउडर बनाकर उस पानी में डाल देता है। वो अब अपने पूरे गांव में उस पानी से स्प्रे करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या तुम आज मेरे लिए अचार बना सकती हो? मगर बेटा, अगर मगर छोड़ो माँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ, मगर इसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं वेट करूँगा। आप प्लीज मेरे लिए अचार बना दो ना। माँ अचार बनाकर 2-3 दिन घर में आ रहे धूप में उसे रखती है और फिर चौथे दिन तपन से कहती है, बेटा अचार तो बन गया है, मगर मेरी इस जार का ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर ये अचार भी सड़ गया तो? तपन अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप से जार का ढक्कन खोलता है और उसमें से अचार निकालकर खाता है। माँ, क्या अचार बनाया है, मजा आ गया। मगर तपन, तुमने ये सब कैसे किया? क्या किया, कैसे किया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा पापा। पहले आप मेरे साथ उस खंडहर के पास चलिए जहाँ अचार का कीचड़ जमा हुआ है, नहीं तो उसकी वजह से हमारे गांव में कोई और बीमारी फैल जाएगी।
अरे, मुझे कोई बताएगा कि हो क्या रहा है? माँ, पहले हमें खाना लगा कर दो, सब्जी और अचार के साथ, तब सब कुछ बताऊंगा। पिताजी, माँ और तपन खाना खाने बैठते हैं। तब तपन कहता है, माँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। अपने आलस के चक्कर में कभी अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाया। आज जब मेरे गांव में आफत आई तो मुझे पता चला कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, और बस मैंने ठान लिया और करके दिखाया। वैसे सही भी तो है ना कि अब इस वायरस के चक्कर में कम से कम मेरा आलस तो खत्म हुआ, और साथ में मैं सब्जियां खाना भी सीख गया। माँ, थोड़ा अचार और देना प्लीज। माँ और पिताजी तपन की बातें सुनकर हंसते हैं। गुजरात के एक बड़े शहर में निर्मल अपने पति रमेश और बेटी पिंकी के साथ रहती है। पिंकी की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन रमेश शराब पीता है। लेकिन सबसे ज्यादा वो सट्टा लगाता है और जुआ खेलता है, इसलिए वो बहुत गरीब हैं और पिंकी की शादी अब तक नहीं हुई है। निर्मल मजदूरी करके अपना घर चलाती है। निर्मल सुबह काम पर जाने के लिए निकली, तभी उसका शराबी पति उसे रोकता है। जाने से पहले मुझे 100 रुपए दे जाना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोजाना कमाती है और मुझे पैसे नहीं देती। दिन भर में 100 रुपए ही कमा पाती हूँ, उसमें तुम्हें खिलाऊं या पिलाऊं? पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करना हर नारी का धर्म है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मैं पूजा भी नहीं कर सकती। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करे? अभी बताता हूँ तुझे। रमेश निर्मल की पिटाई करने के लिए एक डंडा लाता है, तभी पिंकी बीच में आ जाती है। पापा, आप नशे में इतने पागल हो गए हैं कि माँ पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी उस माँ पर जो आपको कमा कर खिलाती है। ओ अच्छा, मतलब कि तुम माँ बेटी एक साथ हो और तू अब इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप से जबान लड़ाएगी। आज तू भी पिटेगी। माफ कर दो, बच्ची है। माफ किया, लेकिन सिर्फ शाम तक के लिए, और आज से ये भी तेरे साथ काम पर जाएगी। इससे घर की आमदनी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल आमदनी से तेरी शराब का बजट बढ़ जाएगा। निर्मल अपनी बेटी पिंकी को भी काम पर ले जाती है। दोनों माँ बेटी पत्थर ढोने का काम कर रही हैं। तभी चारों तरफ से बादल घिर आते हैं। लग रहा है अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और अब 3-4 महीने तक काम अच्छा नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इस बारिश के मौसम में जो भी काम मिलेगा उससे बचत करके मैं तेरी शादी करवा दूंगी और तेरा इस शराबी बाप से पीछा छूट जाएगा। निर्मल पिंकी को ये सब बता रही है, तभी बादल बरसने लगे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर एक तरफ हटने लगे और छाता लगाकर उनका ठेकेदार आया और बोला, अरे मूर्खों, ये बारिश है और बारिश में पानी गिरता है। इस पानी से तुम गलोगे नहीं, इसलिए समय बर्बाद मत करो और चुपचाप काम पर लग जाओ। अंकल, हम भी इंसान ही हैं, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ तो रहम करो। थोड़ा तमीज से बात कर गरीब लड़की। अगर पूरे पैसे चाहिए तो बारिश में भी काम करना होगा, वरना आज के 100 रुपए में से आधे पैसे कट जाएंगे। ठेकेदार अपना हिटलर वाला फरमान सुनाकर चला जाता है और वो लोग काम पर लग जाते हैं। बारिश भी खूब जमकर बरसती है और नतीजा ये होता है कि पिंकी और निर्मल दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब होती ही जा रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन माँ, ठेकेदार आज के पैसे नहीं देगा तो आज खाएंगे क्या? हाँ बेटी, हम गरीब लोग तो रोज कमा कर ही खाते हैं, लेकिन फिक्र मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देंगे। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में घर पहुँचती हैं। दोनों माँ बेटी घर जाकर देखती हैं कि रमेश की ज्यादा हालत खराब है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? बारिश है, हॉस्पिटल लेकर कैसे चले? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। पापा, माँ ने कुछ पैसे मेरी शादी के लिए बचा कर रखे हैं, हम उनसे आपका इलाज कराएंगे। पापा, आप ज्यादा मत सोचो। हाँ, अब जल्दी से चलो। माँ, लेकिन इस समय तो बाहर कोई रिक्शा भी नहीं है, हम दोनों इन्हें अपने हाथों पर उठा कर ले चलेंगे। निर्मल और पिंकी रमेश को अपने हाथों पर उठाकर बारिश में हॉस्पिटल ले जाती हैं। कुछ घंटों तक रमेश का इलाज चलता है और फिर डॉक्टर पिंकी के पास आता है और उसे रमेश की हालत के बारे में बताता है।
तुमने जो पैसे जमा किए हैं काउंटर पर, वो तुम्हारे पिता की हालत से बहुत कम हैं और साथ में वो पानी में भीगे भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जीवन भर की कमाई ये पैसे ही हैं और आज ये भी बारिश में भीग गए। मैं भी पहले गरीब मध्यम परिवार से था तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता का लीवर खराब है जिसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन नया लीवर लगवाने के लिए 50 लाख रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने तो कभी 50,000 नहीं देखे हैं। अगर अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुमको कोई ऐसा आदमी खोजना होगा जो अपना लीवर दे सके। मैं दूंगी अपना लिवर। भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये मेरा अंतिम फैसला है। इसमें तुम्हारी जान भी चली जाएगी। अब ज्यादा मत सोचिए और माँ को मत बताइएगा। अब जल्दी से जल्दी पापा का लिवर बदल दीजिए। डॉक्टर पिंकी को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसका लिवर निकाल लेते हैं। पिंकी उस बेड से फिर कभी नहीं उठी। डॉक्टर पिंकी की माँ को सारी बात बता देता है और वो बहुत रोती है। अगले दिन रमेश को भी होश आ जाता है और जब वो पिंकी के बारे में पूछता है तो निर्मल रोते हुए उसे सब बता देती है। मैंने बचपन से और अब तक अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन वो बेटी होने का फर्ज निभा गई। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। रमेश बहुत रोता है और निर्मल उसे संभालती है। अब उसने सारे बुरे काम बंद कर दिए और कमाना शुरू किया। रीटा की माँ सौतेली थी। वो सबके सामने तो रीटा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती। सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ये नहीं सिखाया कि दिन भर गाय की तरह चरती रहती है। कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझे ही घर का सारा काम करवाती हो। खाना बनाने से लेकर सफाई, आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पिताजी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा कर बता देना कि मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो हो गई शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा बैठ जाएगा, समझी? रीटा बस इसी बात से डरा करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी असली माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी। देखो माँ, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना लाइन पर, बहुत हीरोइन बनती है। खुद को ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मा हूँ, मैं भले सौतेली ही सही। अब जाकर जितने धुले बर्तन हैं सबको कपड़े से पोंछकर सुखा दे और सजा दे। रीटा की सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है, तेरी सौतेली बेटी रीटा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है, ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पर दारू पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अब नालायक बेटे की शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐश ही ऐश है। सौतेली माँ को क्या चाहिए? पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा की शादी सुनील से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना तुझसे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक लड़के से क्यों कराई? कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए पूरे कैश। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली माँ नोट गिन रही होती है। रीटा माँ से पैसे उठा लेती है और माँ को जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी, बस इन चंद पैसों के लिए।
ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी दीदी तुम क्यों चली गई? ये सारा तुम्हारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो पोछा लगा लगा कर मेरा हाथ कैसा हो गया है। रीटा भाई की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सौतेली माँ को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर अत्याचार मत करो। पिताजी दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास, इसे भी आप परेशान करके रखती हो। अच्छा इतनी चिंता है तो साथ ले जा, ले जा। लेकिन ये जान ले, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात भूलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन पति जब होश में आता है तो क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसे पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रीटा मैं कोशिश करूंगा कि कभी शराब न पीऊं। रीटा पति की ओर मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था। रीटा पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे जाने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की चिंता रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का नैनीताल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर वहाँ एडमिशन हॉस्टल में रहने खाने पढ़ाई की व्यवस्था करा देता हूँ। रीटा पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पति भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मेरी बस एक चिंता है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू कर दे। रीटा कुछ सोचती है, फिर पिताजी मैं आपको जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है और फिर अगले दिन रीटा पति को कहती है, सुनिए मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील पापा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी प्लान के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या धर्मशाला थोड़ी खोली है। सुनील ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं, पैसे देने से इनकार कर दिया। बोलते हैं बिजनेस संभालो, पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे उनका नाती होने वाला है, अपने नाती के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि बिजनेस संभालो वरना बच्चे मत पैदा करो। अरे अरे कोई बात नहीं, वैसे पिताजी बात तो सही कह रहे हैं। कहने को इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन कौन संभाले? पिताजी के बाद तो सब बेकार है ना। और बिना पैसे के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख नहीं नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। सुनील बिजनेस पूरी ईमानदारी और लगन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका बिजनेस और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। नंदू एक नौजवान युवक था
जिसके पास खुद की एक रेडी थी। वो कभी इस रेडी पर सब्जियां बेचता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें, जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम नंदू घर पे ढेर सारी मकई ले आया। बेटा, अब तो बरसात शुरू होने में समय है। तूने इतनी सारी मकई इतने जल्दी क्यों खरीद ली? माँ, अगले 2 हफ्तों में बरसात शुरू हो जाएगी और तब मकाई का दाम आसमान छुएगा। क्यों भला? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही बरसात शुरू हुई, मकाई का दाम बढ़ गया और उस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस बार मैंने पहले ही सस्ते दामों में मकाई खरीद रखी है। ठीक है, पर क्या इतनी सारी मकई बिकेगी? ये लगभग 10-12 गोनी है। हाँ माँ, बस बरसात शुरू हो जाए, फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकाई थी ही नहीं। इसीलिए इस बार मैंने पहले ही माल खरीद लिया है। अच्छा किया। नंदू को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उसके भुट्टों का व्यापार बहुत अच्छा होगा और उसकी कमाई भी बढ़ेगी। खीरे ले लो, खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होते जा रहा था, इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ दिनों की देर है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे बिकने लगेंगे। नंदू मौसम बदलने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीते और बरसात शुरू हुई। माँ देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे भुट्टे बहुत बिकेंगे। हाँ, खूब बिकेंगे। और अगर इस बार तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह भी कर दूंगी। क्या माँ, तुम भी? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा। वैसे भी मैंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। शादी की बात सुनकर नंदू शर्मा रहा था। खैर उसी शाम नंदू ने अपनी रेडी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे बुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और ग्राहक उसकी आवाज सुनकर आकर्षित हो गए। उस दिन एक के बाद एक ग्राहक भुट्टा खाने आए जा रहे थे। नंदू खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी नंदू का धंधा बहुत अच्छा चला। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। नंदू की रेडी पे इतनी भीड़ देखकर आसपास के व्यापारी उससे जल रहे थे। ए नंदू, आजकल बहुत कमा रहा है। कमाएगा कैसे नहीं, बरसात आते ही उसने भुट्टे जो बेचने शुरू कर दिए। हमको लग रहा है भुट्टे बेचने में बहुत मुनाफा है। हम भी कल से भुट्टे बेचेंगे। और हम भी। अगल बगल के व्यापारियों ने भी भुट्टे का व्यापार करने का विचार कर लिया और अगले दिन ही नंदू के ठेले के बगल में 2 और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले ग्राहक बढ़ गए। कुछ लोग नंदू के ठेले पे जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से नंदू परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद नंदू ने अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया, जब हम यहाँ पहले से भुट्टे बेच रहे थे तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टे बेचने की क्या जरूरत? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की गाड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, पर अगर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी कोई मुनाफा नहीं होगा भैया। हमको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो। अकेले ही सारा मुनाफा हथियाना चाहते हो? अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज बेचो जो हम दोनों ना बेच सके, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर नंदू चिंता में पड़ गया। उसने सोचा था कि वो उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टा बेचने के लिए, पर वो दोनों तो ढीठ थे। आज नंदू परेशान घर आया और आते ही उसने सारी बातें माँ को बताई। वो दोनों मुझसे बहुत जलते हैं। कुछ दिनों से मेरे भुट्टों का धंधा इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से 1/3 आमदनी हुई है। कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जलने वाले कितने भी जले, तू बस मेहनत करता रह। अगले दिन नंदू ने रोज की तरह अपना ठेला खोला। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके चिल्लाने के बाद उसके पड़ोसी व्यापारी भी चिल्लाने लगे। गरम गरम भुट्टे,
स्वादिष्ट और सस्ता। बस 8 रुपए का एक भुट्टा। व्यापारियों ने दाम 10 रुपए से 8 रुपए कर दिए थे। दाम देखकर सारे ग्राहक उन्हीं व्यापारियों के पास जा रहे थे। 8 रुपए भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। नंदू ने भी दाम गिरा दिया। व्यापारियों ने दाम 7 रुपए कर दिया। मैं इतना दाम नहीं घटा सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसलिए वो परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। माँ समझ गई कि क्या हुआ होगा। माँ, अब मैं क्या करूँ? कम मुनाफा में भुट्टा बेचने का क्या फायदा? अगर मैं दाम कम करता हूँ तो दोनों व्यापारी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे? नया करेगा तो सारे ग्राहक तेरे ही ठेले पर आएंगे। पर क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते ही नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो स्वाद ही अलग था बेटा। एक बार कोशिश करके देख। अगले दिन नंदू ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कढ़ाई लगाई जिसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों व्यापारी हैरान थे और फिर आग जलते ही नंदू चिल्लाने लगा, ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा। रेत वाला भुट्टा, पारंपरिक तरीके से बनाने वाला रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग नंदू के ठेले पे गए। उन्होंने वो भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया। कितनी सदियों के बाद ये खा रही हूँ। काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली बार चखे। ये तो कमाल है, कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट भी। इस दिन नंदू के ठेले पर अलग ही गर्दी थी। लोग नंदू के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नंदू कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। नंदू के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से बिकने लगे और उसने एक ही दिन में काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया। अगले दिन पड़ोसी व्यापारियों ने भी रेत वाले भुट्टे बेचना शुरू किया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे। ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा, उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। नंदू रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को नंदू के रेत वाले भुट्टे खाने थे। नंदू के ठेले पर भीड़ थी और उसके पड़ोसियों के ठेले सुनसान थे। कुछ दिनों बाद बिक्री ना होने की वजह से व्यापारियों ने भुट्टा बेचना बंद कर दिया। नंदू के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ बिक रहे थे और नंदू का मुनाफा भी बहुत बढ़ गया था। मुश्किल के वक्त जब लोग मैदान छोड़ देते हैं, नंदू ने कुछ नया करने की कोशिश की और आखिर उसका नया आइडिया काम कर गया। उसके रेत वाले भुट्टों ने उसे मशहूर और अमीर बना ही दिया। चपलमपुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। गांव में सेठिया नाम का एक आदमी रहता था। सेठिया बड़ा आलसी और कामचोर था। उसका जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन खेती करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या रे सेठिया, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, खेत में काम क्यों नहीं करते? चाचा, काम तो गधे करते हैं, इंसान आराम करते हैं। मतलब हम सब गधे हैं? अरे नहीं चाचा, मैं मजाक कर रहा था। मैं खेती नहीं करना चाहता, मैं सड़कें बनाना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो सड़क है उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। अरे लेकिन तुम्हारे पास रोड रोलर कहाँ है? खरीद लूंगा, उसमें क्या है? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? अरे चाचा, सेकेंड हैंड खरीद लूंगा। अपना वो बिलासपुर वाला इकबाल है ना, उससे। ठीक है भाई, लेकिन खेती की तरफ ध्यान दो, पड़े पड़े बंजर ना बन जाए। कुछ नहीं तो मकई के दाने ही फेंक आओ। चाचा की बात मानकर सेठिया थैला भर मकई के दाने लेकर खेत में गया और उसने सारे दाने खेत में फेंक दिए। चलो अब 2-3 महीने खेत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। फिर क्या था, एक बार की सेकेंड हैंड रोड रोलर आ गई और सेठिया गांव की सड़क दबाने में बिजी हो गया। एक दिन सड़क देखने अफसर आए तो सेठिया का काम देखकर बोले, अरे सेठिया, ये कैसी सड़क बनाई? सारा मटेरियल हवा में उड़ गया। तुम रोड रोलर ऐसे घुमा रहे हो जैसे औरतें रोटी पर बेलन घुमाती हैं।
थोड़ा जोर लगाओ, सड़क दबाओ। अरे साहब, रोड रोलर पुराना है, रोलिंग ड्रम प्रेशर नहीं दे रहा। आप भी ज्यादा प्रेशर ना डालो, मिठाई पहुंच जाएगी। बस वो बिलासपुर वाला कॉन्ट्रैक्ट समझ गए? समझ गया, वो भी तुम्हें ही मिलेगा। 2 महीने बाद काम शुरू करो। 2 महीने बीत गए और सेठिया बिलासपुर की सड़क पर रोड रोलर घुमाने लगा। रोड रोलर काफी पुराना था और काम भी ठीक से नहीं कर रहा था, लेकिन सेठिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रोड रोलर घुमाता रहा और जो होना था वही हुआ। रोड रोलर का रोलिंग ड्रम फट गया और सेठिया का काम रुक गया। हे भगवान, अब तो नया ड्रम डालने के भी पैसे नहीं। चलो थोड़ा खेत जाकर आता हूँ। सेठिया खेत आया तो उसने देखा खेत में मकई की फसल बनकर तैयार हो गई थी। अब ये फसल बेचकर रोलिंग ड्रम खरीद लूंगा। सेठिया फसल में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक विशाल मकई के भुट्टे पर पड़ी और सेठिया हैरान रह गया। बाप रे बाप, इतना बड़ा भुट्टा, अब इसका मैं क्या करूं? सेठिया ने भुट्टे का कवर निकाल दिया और भुट्टा सोने की तरह चमचमाने लगा। बाप रे बाप, ये भुट्टा तो बिल्कुल रोलिंग ड्रम दिखता है। ऐसा कहते ही सेठिया के दिमाग में आइडिया आया। सेठिया सोचने लगा, वैसे भी मकई को ज्यादा भाव नहीं और मुझे रोलिंग ड्रम भी लगाना है। अगर मैं इस भुट्टे को रोलिंग ड्रम बनाकर रोड रोलर में लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है? ख्याल आया और फाइनल हो गया। रोड रोलर लेकर सेठिया खेत गया और उसने फटा हुआ रोलिंग ड्रम निकालकर उसकी जगह विशाल भुट्टा लगा दिया। फिर क्या था, भुट्टा रोड रोलर लेकर सेठिया बिलासपुर आया और सड़क दबाने लगा। गांव वालों ने भुट्टा रोड रोलर जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सड़क किनारे भुट्टा रोड रोलर देखने लोग लाइन में खड़े हो गए और अजूबा देखने लगे। अफसर आए और उन्होंने भुट्टा रोड रोलर देखी तो माथा पीटने लगे। अरे सेठिया, अब क्या भुट्टे के बाद तू बेलन से सड़क दबाएगा? कैसे कर लेता है इतनी घटियापंती? साहब, आप पेड़ा खाओ, पेड़ा भैंस के दूध का हो या बकरी के, आपको क्या फर्क पड़ता है? सेठिया की बात सुनकर अफसर की बोलती बंद हो गई और लगातार 2 महीने सेठिया भुट्टा रोड रोलर से सड़क दबाता रहा। भुट्टे के सारे दाने गिर गए, तब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली। बरसात शुरू हो गई और सेठिया का काम रुक गया। उसने रोड रोलर घर के सामने लगा दिया और आराम करने लगा। 1 महीना बीत गया। सेठिया को काम की जरूरत महसूस हुई। उसने अफसर को कॉल किया। हम तुम्हें क्या काम देबे? तुमने हमारा ही काम तमाम कर दिया। क्या बात है साहब, बिलासपुर आओ, मैं वही मिलकर बताऊंगा। सेठिया बिलासपुर पहुंचा और अफसर से मिला तो अफसर बोला, चलो मेरे पीछे। अफसर सेठिया को लेकर मकई के खेत आया। आप मुझे मकई के खेत में क्यों लाए हैं? मकई का खेत नहीं बेवकूफ, ये वो सड़क है जो तू बना रहा था। देखा भुट्टा रोड रोलर का कमाल, अच्छी खासी सड़क को खेत बना दिया तेरे भुट्टा रोड रोलर ने। सेठिया सब समझ गया और बोला, अरे साहब, आप मिठाई खाओ। मिठाई की बात सुनकर अफसर और ज्यादा भड़क गया और चिल्लाया, भाग यहाँ से, बहुत खाई मिठाई, मेरे डायबिटीज का मीटर टूटने से पहले दफा हो जा, नहीं तो मेरा बीपी 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। ऐसा कहकर अफसर ने सेठिया को धक्के मारकर निकाल दिया और सेठिया नए जुगाड़ के चक्कर में सिर खुजाते खुजाते घर की तरफ निकल पड़ा। बटरवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे जंगल के पास एक झोपड़ा था जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा काफी अकेली और गरीब थी। उसके झोपड़े के पिछवाड़े में एक बेर का पेड़ था। साल के 12 महीने पेड़ से खट्टे मीठे बेर मिलते थे। बूढ़ी अम्मा रोज सुबह पेड़ के नीचे आती और सारे बेर इकट्ठा करती, फिर दोपहर को बाजार जाती और सारे बेर बेच आती। लोगों को बूढ़ी अम्मा के बेर काफी पसंद थे। बाजार जाते ही बेर की टोकरी खाली हो जाती और पैसों से भर जाती।
इस प्रकार बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी जिंदगी जी रही थी। एक दिन सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे आई तो एक भी बेर नहीं था। बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई। अरे ये क्या, बेर कहाँ चले गए? लगता है कोई चुरा ले गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। पेड़ के सारे बेर गायब थे। हाँ, आज भी बेर गायब है। ये कौन कर रहा है? रोज रोज यही हरकत होने लगी और बूढ़ी अम्मा रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राशन खत्म हुआ है, बेर नहीं है। अब मैं कैसे अपना पेट पालूं? एक आइडिया आया। आज रात पहरा दूंगी और देखूंगी कि बेर कौन चुराता है। फिर क्या, रात होते ही बूढ़ी अम्मा झोपड़े के पिछवाड़े आई और अंधेरे में छिप गई। रात भर बूढ़ी अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर पहरा देती रही, लेकिन चोर नजर नहीं आया। अब तो सुबह होने वाली है और चोर का कोई पता नहीं। तभी अचानक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा को हरकत नजर आई। उसने देखा एक काला भालू पेड़ के नीचे आकर बेर खा रहा था। भालू को देखकर बूढ़ी अम्मा डर गई और फिर से रोने लगी। मुझे लगा चोर कोई इंसान होगा, ये तो जानवर है। अब इसका मुकाबला कैसे करूंगी? अम्मा की आवाज सुनकर भालू ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा और ज्यादा डर गई। लेकिन भालू दयालु था। वह बोला, अम्मा अंधेरे में क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, घबराओ मत, मैं अच्छा भालू हूँ। बूढ़ी अम्मा हिम्मत करके भालू के पास गई और भालू ने पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा ने भालू को सारी परेशानी बताई तो भालू भावुक होकर बोला, माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा नुकसान हो गया है, मैं उसकी भरपाई जरूर करूँगा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब तुम्हारे ये बेर मामूली बेर नहीं रहेंगे, सोने के बेर बन जाएंगे। वो कैसे? कल सुबह पेड़ को जोर जोर से हिलाना, सोने के बेर बरसात की तरह बरसेंगे। चलता हूँ अम्मा। ऐसा कहकर भालू चला गया और बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा टोकरी लेकर आई और बेर का पेड़ जोर जोर से हिलाने लगी। पेड़ हिलने लगा और चमत्कार हो गया। बूढ़ी अम्मा पर सोने के बेर बरसने लगी। फिर क्या था, बूढ़ी अम्मा ने सारे बेर टोकरी में इकट्ठा किए और गांव के सुनार की दुकान में पहुंची। सोने के बेरों से भरी टोकरी देखकर सुनार चकित हो गया और उसने बूढ़ी अम्मा के बेर खरीदकर बहुत सारे पैसे दिए। इस प्रकार रोज सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे जाती, जोर जोर से पेड़ हिलाती और सोने के बेरों की वर्षा होती। फिर अम्मा सारे बेर टोकरी में इकट्ठा करती और सोनार के पास जाकर बेच आती। एक महीना बीत गया और बूढ़ी अम्मा के हालात बदल गए। झोपड़े की जगह बंगला खड़ा हुआ और पैदल सवारी की जगह बूढ़ी अम्मा कार से सवारी करने लगी। एक दिन सोने के बेरों से भरी टोकरी लेकर बूढ़ी अम्मा सोनार के पास गई तो सोनार बोला, काफी दिनों से पूछना चाहता था, आज पूछता हूँ, क्या राज है? कहाँ से लाती हो इतने सारे सोने के बेर? बेचारी बूढ़ी अम्मा भोली थी। उसने सोनार को सब बता दिया कि कैसे भालू ने उसके बेर चुराए और फिर पकड़े जाने पर सोने के बेरों का वरदान दिया। यह सब सुनकर सोनार चौंक गया। वाह बूढ़ी अम्मा, तुम्हें तो लॉटरी लगी है। ऐसा कहकर सोनार ने अम्मा को पैसे दिए और अम्मा चली गई। अम्मा जाते ही सोनार सोचने लगा, रोज रोज सोने के बेर खरीद कर काफी अमीर बना दिया मैंने बुढ़िया को। अब इसका और ज्यादा घर न भरने दूंगा। कल सुबह चोरी छिपे जाऊंगा और सारे बेर ले आऊंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सोनार गांव से बाहर जंगल की तरफ निकला और बूढ़ी अम्मा के बंगले के पिछवाड़े बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बुढ़िया आने से पहले सारे बेरों पर हाथ साफ करता हूँ। ऐसा कहकर सोनार बेर का पेड़ हिलाने लगा तो अचानक बेरों की जगह कांटों की बरसात होने लगी और सोनार घायल हो गया।
अरे ये क्या, बुढ़िया को सोना और मुझे कांटे, ऐसा क्यों? तभी अचानक सोनार के पीछे भालू आया और सोनार कांपने लगा। भालू काफी गुस्सा था। तुम्हें कांटे इसलिए क्योंकि तू लालची है। बूढ़ी अम्मा मेहनत और ईमानदार थी, इसलिए उसे सोने के बेर ये बात भेजे में घुसा ले और भाग यहाँ से। और सबसे कह देना, बूढ़ी अम्मा के पेड़ पर जो बुरी नजर डालेगा उसे मैं फाड़ कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सोनार वहाँ से 9-2-11 हो गया और उस दिन के बाद किसी ने बूढ़ी अम्मा के पेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।